नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 सबसे बड़ी खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया बिजनेस और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई 10 सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सीएम भगवंत मान ने ली पहली कैबिनेट मीटिंग, 1 महीने के अंदर 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत के बाद राज्य में सरकार का गठन हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहली कैबिनेट मीटिंग की। इस बैठक में आज ही शपथ लेने वाले 10 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। इससे पहले 3 दिन पहले 16 मार्च को भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में भगवंत मान ने जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने नए मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 महीने के अंदर 25,000 सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान किया। भगवंत मान के नेतृत्व में हुई बैठक में 25,000 पदों को तत्काल रूप से भरने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 10,000 पद पुलिस विभाग के होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे नई दिल्ली। अगले 5 साल में भारत में करेंगे $42 मिलियन का निवेश। जी हां दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर फूमियो किशिदा की अगवानी की। जापान मीडिया के मुताबिक अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम फूमियो किशिदा शनिवार को अगले 5 वर्षों में भारत में करीब $42 मिलियन निवेश की योजना की घोषणा करने वाले हैं। यह खबर उन्होंने दी है। इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान पीएम फूमियो लगभग 300 मिलियन येन खर्च के लिए सहमति देंगे। इसके अलावा कार्बन कटौती से संबंधित एक ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो 19 से 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप के पहले टकराएंगे भारत पाकिस्तान। एशिया कप में होगा इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला। 27 अगस्त से श्रीलंका में टूर्नामेंट की है शुरुआत। जी हां दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया। श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को होगा, वहीं फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से ट्वीट के जरिए टूर्नामेंट के आयोजन की तारीखों की जानकारी दी गई। यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी देखने को मिलेगा। दोस्तों टीम इंडिया एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम है। अब तक 14 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। 1984 में इस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया गया था। भारतीय टीम 84, 88, 91, 95, 10, 16 और 2018 में चैंपियन रही। वहीं श्रीलंका ने 86, 97, 4, 8 और 14 में खिताब जीता। वहीं दोस्तों पाकिस्तान महज 2 बार इस टूर्नामेंट को जीत सकी, सन 2000 और 2012 में। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनवरी 2021 के बाद चीन में कोरोना से पहली मौत। दुनिया में 12% बढ़े कोरोना के मामले। WHO ने कहा महामारी का अंत अभी भी बहुत दूर है। जी हां दोस्तों, जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहे चीन में जनवरी 2021 के बाद कोरोना से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया। यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। दोस्तों चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक यहां के जिलिन शहर में शुक्रवार को 2 मौतें हुई। AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के डेली एवरेज केसेस में पिछले हफ्ते के मुकाबले 12% का इजाफा हुआ, यानी कि नए मामले बढ़कर 18 लाख हो गए हैं। दोस्तों कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने शुक्रवार को कहा कि महामारी का अंत अभी काफी दूर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मिली Y कैटेगरी की सिक्योरिटी। CRPF देगी पूरे देश में सुरक्षा। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके साथ ही अब भारत सरकार ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है। विवेक को यह सुरक्षा पूरे भारत में CRPF देगी। डायरेक्टर को यह सुरक्षा धमकी भरे कॉल और मैसेज के चलते मिली है। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया था। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट
शेयर करके दी। सरकार ने विवेक से पहले कंगना रनावत को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए जान से मारने की धमकियां मिल रही है। फिल्म के रिलीज होने से पहले विवेक अग्निहोत्री ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा इनबॉक्स धमकियों और अश्लील मैसेज से भरा हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है, इसी कारण उन्हें यह सुरक्षा दी गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने दिया फ्री हैंड। सरकार चलाने में दिल्ली का नहीं होगा दखल। जी हां दोस्तों, पंजाब में आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो गया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजनिवास में हुआ, जिसमें शपथ लेने आए मंत्रियों के साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के सभी नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल रहे। लेकिन इस दौरान पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए, बल्कि दिल्ली से जुड़ा एक भी मंत्री या नेता इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा। यहां तक कि पंजाब चुनाव के प्रभारी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह और पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा भी इसमें शामिल नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में किसी को भी इस कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले अखबार में भगवंत मान के शपथ से जुड़े विज्ञापनों में भी सिर्फ मान ही नजर आए और दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया। हालांकि पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने फैसला लिया है कि पंजाब भगवंत मान की निगरानी में ही काम करेगा। पंजाब में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सभी भगवंत मान और उनकी कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाएंगे। दिल्ली की दखल इसमें कम ही देखने को मिलेगी। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट के लिए मंत्रियों की लिस्ट भी खुद ही फाइनल की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अगले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमित शाह ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान श्रीनगर के मौलाना आजाद स्टेडियम में उन्होंने जवानों को संबोधित किया और उनकी प्रशंसा की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पहली बार है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली से नहीं हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में बल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परेड के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि जिस संकल्प के साथ सीआरपीएफ कश्मीर, नक्सल क्षेत्र और पूर्वोत्तर में काम कर रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछ वर्षों में तीनों ही क्षेत्रों में हमें सीआरपीएफ की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय सीआरपीएफ को ही जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर चक्रवाती तूफान, आसानी का साया, तैयारियों में जुटा प्रशासन, भारी बारिश की ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान आसनी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के तट तक पहुंचने के अनुमान के साथ प्रशासन द्वीप समूहों में स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहा है, जिसमें निचले इलाकों के लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट के अनुसार बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र के 21 मार्च के आसपास एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। एक बयान के अनुसार मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने शुक्रवार को यहां हुई एक बैठक में प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की और सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि निकाले गए लोगों को आश्रय देने के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों में भोजन, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान क्राइसिस, अपनों ने कहा कुर्सी छोड़े प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री का बयान आया, कहीं नहीं जा रही इमरान सरकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करने की तैयारियां हो गई है। इमरान के करीबी भी उनके साथ नहीं है। करीब 14 सांसद भी विपक्ष के साथ नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पार्टी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस बीच इमरान के करीबी बागियों पर भड़कते नजर आए। दोस्तों, इमरान खान की सेना के साथ रिश्तों में भी दरार नजर आ रही है और 28 मार्च को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का टेस्ट
अरेस्ट होगा। वहीं पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री फवाद खान ने कहा कि इमरान खान सरकार कहीं नहीं जा रही है। जो लोग इमरान खान को छोड़कर गए वो भी अच्छी तरह इस बात को समझ लें। इमरान के बिना पाकिस्तान में लोकतंत्र संभव नहीं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान खान ने कहा कि जमीर खरीदने में पैसा खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिंध सरकार और जनता का पैसा है। अविश्वास प्रस्ताव से लोगों का पर्दाफाश हो गया है कि किस तरह लोगों से चुराए गए पैसों को ठिकाने लगा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से चीन में हो रही दुल्हन तस्करी। इमरान सरकार ने ऐसे डाला पर्दा, चौंकाने वाला है खुलासा। जी हां दोस्तों, साल 2019 में पाकिस्तान के जांचकर्ताओं के हवाले से खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि 2018 से 2019 के बीच करीब 629 पाकिस्तानी दुल्हनों को चीन में तस्करी कर दिया गया। इस रिपोर्ट पर काफी हल्ला मचा था, लेकिन सभी 52 चीनी आरोपी छूट गए। यही नहीं, 2019 के बाद से दुल्हन तस्करी के मामले मीडिया में आना ही बंद हो गए। अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक इसकी वजह चौंकाने वाली है। उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तानी लड़कियों और महिलाओं की चीन में दुल्हन बनाकर की जाने वाली तस्करी के मामलों को पाकिस्तान और चीन की सरकारों ने मिलकर ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके सदाबहार मित्र चीन को किरकिरी से बचाया जा सके। ऐसा करके पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने ही नागरिकों के मानवाधिकार उल्लंघन पर आंखें बंद कर ली थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत के तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।